आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई। अदालती इस्लाहाती बिल के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और 8 रुकनी बेंच को तश्कील दिया। इस हवाले से जैसे ये फैसला सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया, तब से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट है कि हुकूमत की जानिब से, खासतौर पर पीडीएम के तमाम तर सीनियर लीडरशिप की जानिब से इस इकदाम को किसी भी तौर पर सराहा नहीं जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 8 रुकनी बेंच का तश्कील देना के हवाले से उनके यकीनी तौर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत का इस हवाले से ये कहना क्यों है और हुकूमत क्यों तहफ़्फ़ुज़ात रखती है इस फैसले के हवाले से, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और ये भी जरा जानेंगे कि जो आजाद कश्मीर की सूरत हाल है, साबिक वजीर आजम जनाब सरदार इलियास तमीर साहब जो कि वजीर आजम थे आजाद कश्मीर के, उनकी नाअहली का मामला क्या हुआ और क्या उनकी नाअहली कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक दर्द सर बन सकती है या नहीं, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। जहांगीर साहब, ये जरा समझाएं कि जो ड्रामाई मोड़ आ रहा है, हम देख रहे हैं कि पहले हुकूमत काफी गिला करती रही है इस आला अदलिया और उनके फैसलों के हवाले से। अब एक और फैसला सामने आया कि जो हुकूमत ने अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर करवाया, इस हवाले से एक पिटीशन दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पिटीशन की रोशनी में एक 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। हुकूमत इस हवाले से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं है, हुकूमत का ये कहना क्यों है? देखें, ये जब डिस्प्यूट होते हैं तो दोनों के कुछ ना कुछ इशू होते हैं जिस पर बात हो रही होती है, और यही एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से ये तनाज़ात तो सामने आते भी हैं और उसके बाद हल भी होते हैं। अगर चाहें, अगर सिद्ध दिल से कोशिश करें तो हल भी हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि जो क्लिप टू चीफ जस्टिस होता है, जो कि अब वो उसके पावर को सुकेड़ देना, महदूद कर देना, और एक बिल के जरिए महदूद करना, प्रोसीजर बिल आ रहा है, अब तो उसके जरिए अगर ये सब कुछ मुमकिन है तो उसका जायजा भी जो है हाई को वो सुप्रीम कोर्ट ही लेती है, क्योंकि जो भी आप एक्ट लाएंगे, जो भी ऑर्डिनेंस होगा, जो भी कानून होगा, वो जो है उसकी तशरीह, उसकी तसरीह, उसकी एक्सप्लेनेशन वाज़ेह तौर पर काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब यही सूरत हाल है। और अब ये जो ऐवान होते हैं हमारे, जो कौमी असम्बली और जो हमारी सेनेट है, ऐवान बाला है, इनका काम ये होता है कि ये वो दस्तूर साजी की असम्बली तो अलग होती है, ये कानून साज असम्बलियाँ हैं, ये कानून तरतीब देती है। जब ये कवानीन बना के जो है सलीके से, जो तरीका है उसका प्रोसीजर, उसके तहत जो है वो बिल बनाएंगे और फिर सदर को भेजेंगे, सदर के पास जो है वो लौट के जाएगा, सदर ममलिकत जो है से एग्री नहीं करेंगे और फिर वही सूरत हाल होगी कि इधर से उधर होता हुआ जो है वो बिल बन जाएगा। लेकिन जहांगीर साहब, मुझे जरा एक चीज के ऊपर जरा रहनुमाई कीजिएगा। पार्लियामेंट में जो मौजूद अरकान है उनका काम यकीनी तौर पर कानून साजी है, लेकिन क्या वो कानून साजी के एतबार से क्या मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार होते हैं कि वो जिस तर्ज पे चाहे कानून साजी कर जा सकती है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, अगर तो इस तरह का तर्ज है तो? देखिए, एक बात ये है कि जो ऐवान का जो तरीक़ेकार है जो चलाने का, उसका भी प्रोसीजर होता है, उसका भी उसके मुताबिक ही होता है, उस पर एक कसरत राय से भी ली जाती है, फिर बनाया जाता है। ये वफाकी हुकूमत का मतलब जब ये है, कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का मतलब ये है वज़ीर आज़म नहीं होता है, उसकी जो वुज़रा होते हैं, उसकी कैबिनेट होती है, वो होती है। इसी तरह एक वज़ीर आज़म की, इसी तरह चीफ जस्टिस के नीचे जो उनकी एक तरह से कैबिनेट होती है, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो बराबर के बराबर जस्टिस कहलाते हैं। तो उनको भी पूरी एक, अगर सुप्रीम कोर्ट का की मीनिंग ली जाए तो वो भी पूरी उस वक्त होती है जब उसके मेंबर्स के साथ हो, उसमें स्प्लिट ना हो। यहाँ भी यही देखा जाता है कि कौमी असेंबली और सेनेट में अगर मेंबरों की तादाद कम है और वो पास करने के काबिल नहीं है, एक सादा अक्सरियत के लिए भी जरूरी होता है कि वहाँ कुछ ना कुछ नजर आए। और सादा अक्सरियत का मतलब ये है कि उस पर मजीद डिबेट हो सकती है किसी भी वक्त। ये चीजें जो है बड़ी तंग कर रही हैं कि अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग जो है वो पूल पे तो खड़े हैं दोनों, अपनी कानूनी हैसियत के एतबार से वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुकन जरूर है, खिला जरूर है।
कानून की कहीं चीरदस्तियां ऐसी नहीं जानी साहब, मेरे इस सवाल का एक पस मंजर है, मैं पस मंजर आपकी नजर कर देता हूँ, और ये आवाम के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त एक मसला बना हुआ है कि अदालतों की इख्तियारात को किसी तौर पे या तो महदूद किया जाए या तो रिस्ट्रेन किया जाए अदालत को इस तरह की कार्रवाई करने से। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक में इस तरह की प्रैक्टिस हो रही हैं, इनके ऊपर रद्द अमल भी आ रहा है। मैं 2 मिसालें दे देता हूँ। रिसेंटली इसराइल में ये फैसला किया गया कि जो वहां की आला अदलिया है उसके इख्तियारात को महदूद किया जाए, और फिर उसको उसकी बेंच की तश्कील से लेकर दीगर मामला से लेकर वहां पे कानून साजी की जा रही थी। वहां पे भी एक प्रोटेस्ट हुआ और बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ। हिंदुस्तान में भी माजी में हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने भी इस तरह से इकदाम उठाए थे कि कोशिश की गई कि अदालती फैसलों को और अदालती इख्तियारात को महदूद किया जाए। पाकिस्तान में भी ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी कोशिश की जा रही थी कि जो नाअहली की सजा सुप्रीम कोर्ट दे देती है उसको किसी तौर पे कानून साजी करके उसको महदूद किया जाए। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको भी महदूद करने की बात की जा रही है। सर, ये अदालतों को या अदालती इख्तियारात को महदूद करना, क्या ये अच्छी पार्लिमानी रिवायत कहलाई जाएगी? देखिए, वाज़े तौर पर है, इसमें कोई सुकम कोई पेचीदगी है नहीं, 2 और 2 4 की तरह ये बिल्कुल सादा सा फॉर्मूला है कि आप ये देखें कि अदालत का काम ये है वो एक्सप्लेन करना है कि जो भी कानून आएगा वो बताएंगी कि वो जो है आइन के मुताबिक है या नहीं। इसका तो हक है, मसला ये नहीं है। कोर्ट तो अब भी बैठ रही है, और जो 8 की रुकनी कोर्ट को भी फुल कोर्ट कहा जा रहा है, उसको भी स्टेटस दिया जा रहा है। ये जो स्प्लिट है, 7 जजेस अलग हैं, 8 जजेस अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, उसका हेड एक ही है। अब उनकी भी राय है, जो मुखालिफ है वो भी तो जज है ना, जो उन्होंने भी जो कुछ कोई एतराजात उठाए वो कहीं ना कहीं तो वैल्यू कर रहे हैं ना, कानून की नजर में भी वैल्यू कर रहे हैं उनके फैसले को। अगर आप मुस्तरद भी करते हैं तो रिकॉर्ड पर तो आ गया, वो एग्जिस्ट तो हो गया, वो बॉन्ड तो हुआ ना चीजों पर, तो आप उनको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अब इसके लिए स्ट्रेटेजी यही नजर आती थी कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी होंगी। अब काजी फायज ईसा साहब से हमारे मोस्ट सीनियर चीफ जज हैं वहाँ, और चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हुई है, उसके बारे में कहा भी है, बड़ी प्लेजेंट मीटिंग्स हुई हैं उसके नताइज भी तो नजर आते हैं। यहाँ जो पिक एंड चूज की बात आप कर रहे थे, अगर बेंच तश्कील दिया जाए कि पिक एंड चूज वही फार्मूला, ऐसी कौन सी बात है? ये एतराज तो उठेगा, कहीं ना कहीं से तो उठेगा कि वही 7-8 जो है वो क्यों इतने अब जो लाडले या प्यारे। हमें पहले तो कोर्ट के बारे में इस हद तक बातें नहीं होती थी, अब तो एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल गया, हर जो चाह रहा है कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की भी जो सैंक्टिटी है उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि लेकिन जहांगीर साहब फिर एक सवाल ये भी उठेगा ना कि अगर आपको उन 7 जजेस के ऊपर एतमाद है तो क्या इन 8 जजेस के ऊपर आपको एतमाद नहीं है हुकूमत की तरफ से? ये भी सवाल होगा। और फिर आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने बेंच की तश्कील में उन 7 जजेस में से भी कोई जज को ले सकता है। देखिए, आपने ये कहा कि एक एंगल से आपसे बात करनी चाहिए कि अगर इनको इन पर एतमाद है तो उनके मुखालिफिन को साथ तो उनको उन पर एतमाद है। इसका मतलब है कि ये डिस्प्यूट है ना, ये बटावा एतमाद है, और यही तो मसला है कि बटावा एतमाद है। अगर ये एक ही अलाइनमेंट के साथ रहे, हुकूमत भी ये समझे कि ये इन्हीं पर ही जिद क्यों है, और जो है सामने दूसरे जो है 8 पे उन पर एतराज क्यों है, और ये इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है, ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ यही है, इनसे भी सुप्रीम कोर्ट की भी सारी दुनिया यही सवाल उठा रही है कि भैया देखिए, एक बात ये है कि एक आप लार्जर बेंच बना सकते हैं तो आप फुल कोर्ट भी बेंच बना सकते हैं, जब सभी एक में सवाल उठाए। लेकिन जहांगीर साहब मेरा माजरत के साथ फिर वही सवाल होगा, हुकूमत ने पिछले फैसले पे कहा कि आपने 3 रुकनी बेंच बनाया, हुकूमत कहती रही कि आप 7 रुकनी 8 रुकनी बेंच बनाए, एक लार्जर बेंच तश्कील दें। आज अदालत ने 8 रुकनी बेंच बनाया और ऐन मुमकिन है इस 8 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसमें भी कोई 6-2 का या 6-3 का या 4-5 का कोई तनासुब हो जाए, 4-4 का कोई तनासुब हो जाए। फिर क्या हुकूमत का एक क्लेम बनता नजर आएगा आपको कि एक ऐसा क्लेम जो हुकूमत करिए कि 22 का जिसमें इशारा हो रहा, फिर तो एक क्लेम जायल हो जाएगा?
ये मसला तो लाइक माइंडेड जजेस का है ना, वो ये कह रहे हैं कि लाइक माइंडेड जजेस हैं और जितने भी रिकॉर्ड पर जो केसेस आए और उनके फैसले आए हैं उसको देख के तो ये मालूम होता है कि सर माजर फिर मेरी तरह ये बताया ना, लाइक माइंडेड जजेस का की कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये तो अभी तक एक फिनोमेना है ना, इसको प्रूवन फैक्ट तो नहीं कह सकते। अगर कल को ये पीडीएम ये कह दे कि ये सारे जजेस लाइक माइंडेड है, अगर उनके हाथ में फैसला ना आए तो ये सिर्फ फिनोमेना नहीं है। जिनके पास है उनके पास दलाइल हैं, वो ये कहते हैं कि इनका रिकॉर्ड देखें, इनके डिसीजंस देखें जो रिकॉर्ड पर हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर 70 फैसले हुए हैं तो उसमें से आप 50-60 जो है फैसले जो इनके हाथ में है और कुछ फैसले हैं वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन जहांगीर साहब फिर ये बात भी रहेगी ना कि जो कासिम सूरी साहब की जो जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था, रात 12 बजे यही मौजूद जजेस साहिबान थे जिन्होंने उस फैसले को रिवर्स करवाया था। तो अगर तो वो उस वक्त बायस थे तो आज भी बायस हो सकते थे, या अगर आज बायस है तो उस वक्त बायस हो सकते थे। भाई देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना कि हम जो है ये कोई पार्टी का बंदा बात कर सकता है। हम लोग कहते जर्नलिस्ट ये देखेंगे कि दोनों सूरतें क्या है, और उसमें ये है कि वो ऐसा है। कासिम सूर पूरी हिस्ट्री निकाले ना, 50 साल की हिस्ट्री निकाल लें, यही सब तमाशे हो रहे हैं। जो 40 मिसाल रख लें, बदतरीन से बदतरीन मिसाल मौजूद है अदालत की तारीख में। ये कोई नई बात है कि सूर्य क्या ये हुआ, रिवर्स हो गया, ये हो गया। यही तो सारी चीजें जिस पर बहस होती है। कितने कितने सच में बर्दाश्त की अदालती से अदालती खत हुआ, जुल्फ़िकार भुट्टो का तस्लीम शुदा है, उन्हीं के जज ने एतराफ किया कि वो उनसे जो है उनकी जमीन पे बोझ है, वो एतराफ करके चले गए। ये सारी चीजें ना हमको आराम इस तरह कहते हैं, तो इधर भी देखेंगे, इधर भी बहुत सारी मिसालें, इधर भी एक ही चीज है और इसमें सच्चाई है। इसकी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, हुकूमत को क्या जरूरत दे रहा है। लेकिन अब वो तो ये कहा ये जा रहा है कि 15 देखिए 17 रुकनी कोर्ट है, उसमें से 16 रुकनी जो है, एक है नहीं और एक हाजिर नहीं है। 15 रुकनी जो है इस वक्त काम कर रहा है, उसकी वर्किंग स्ट्रेंथ जो है 15 की है, स्ट्रेंथ जो है उसकी 17 की है। लेकिन जहांगीर साहब का गालिबन राब्ता हमसे मुनक़ता हो चुका है और कोशिश करते हैं कि जहांगीर साहब को फौरन से लाइन पे ले सकें। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद आ जाओ। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था कि जो अदालती फैसला है 8 बेंच बनाने का अदालत ने फैसला किया, और इस हवाले से जो नोटिस हैं वो भी बरीकैन को आज कुछ तर्ज अमल नजर आता है। खदशात है कि शायद आगे चल के ये जो मामला है कि इलेक्शंस करवाने का या दीगर हवालों से, उसमें भी वजीर आजम पाकिस्तान को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जी जहांगीर साहब, ये जो कमर जमान खैरा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, बड़ा अहम स्टेटमेंट है कि नाअहली की तलवार सियासतदानों पे लटकती रहती है और कहीं ना कहीं उससे प्रेशर भी होता है। आपको लगता है कि सियासतदान इस नाअहली की तलवार को ज्यादा खतर में लाते हैं? देखिए, खातिर में लाए न लाए, लटकने की मतलब ये है कि तलवार लटक रही है, कभी भी जो है वो गर्दन काट सकती है, तन से जुदा कर सकती है और उसको जो कफन दफन का इंतजाम हो सकता है। यही मतलब निकलता है ना तलवार के हवाले से। बिल्कुल सही है। तो इसको जो है सबकदोश कर दिया जाए, ऐसा पहले नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी का सबकदोश किया। सातिब निसार का कहना है एक वक्त ऐसा भी आया था कि उनका जमीन कुछ मलामत करने लगा, उसके तौर पे उन्होंने ये इतराफ करना चाहा कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को जो घर भेजा है वो बिल्कुल गलत भेजा है। वो इतराफ करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ये वाली जो बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। और अब ये जो नजर आता है, इसमें ये नजर आता है कि उसका बदतरीन पहलू ये है, जो आज ये जो कार्रवाई हो रही है इसका नतीजा ये निकल सकता है कि अगर वजीर आजम घर चले गए तो इसका मतलब ये है कि निगरां सेटअप आएगा। निगरां सेटअप के लिए कितने मसाइल हैं, निगरां सेटअप पे तो IMF भी जो है कर्ज देने के लिए। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो भी अब मैं आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम सरदार इलियास तनवीर साहब को जो नाअहल करार दिया गया, आपको लगता है कि जो गालिबन स्टेटमेंट्स हैं शहबाज शरीफ साहब की या उनकी काबीना के अफराद की जो स्टेटमेंट्स है, वो भी कुछ ज्यादा उसमें कोई फर्क नहीं नजर आता? कुछ स्टेटमेंट अदलिया के बारे में उनकी जानिब से भी इसी तरह की नजर आ रही है
तो ये ना बजाय यहाँ भी ये ऐसा इम्प्लीमेंट हो। कि वजीर आजम आजाद कश्मीर में भी यह मुमासिलत ऐसा बज़ाहिर नजर आ रहा है। उसके अंदर जो कहानी है वो इमरान खान की जो पार्टी है वो ये चाहती है कि इनको तब्दील किया जाए और 6 लोगों को ऐसा वो लेके आया जाए जो इलेक्शन की तैयारी में मददगार। तो ये अंदर से ही कोई सूरत हाल पैदा हुई थी जिसके नतीजे में उन्होंने इतना बड़ा एहतजाज भी किया है। जिस तरह शोर होना चाहिए, वजीर आजम को जो है वो घर भेज दिया गया है। बहुत बड़ा इवेंट होता है ये, बड़ी मूवमेंट होती है। तो वो तो एक अलग बात है, इसकी कानूनी हैसियत भी अलग है, उस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन इससे उससे कोई मुमासिलत नहीं है, वरना तो ये एक बड़ा वाकया होता है और इसको पैरेलल एग्जाम्पल के तौर पर बहुत चीख चीख के बात की जाती है और उसके दलाल दिए जाते हैं। कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी उसका चर्चा, उसकी गूंज होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो उससे क्लियर हो गए वो वाली साइड। अब रहा कि हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ, उन पर तलवार लटक रही है, नहीं लटक रही है। अब आप देखें कि हुकूमत, उन्होंने क्या कहा कि हुकूमत के खिलाफ वो आ सकती है। हुकूमत के खिलाफ ये है कि हुकूमत को अगर डिसीट कर दिया जाए, तो कौमी असेंबली से किसी को भी डिसीट कर दिया, वजीर आजम को डिसीट किया जाएगा कौमी असेंबली से, और कौमी असेंबली से अगर वो उसके मेंबर नहीं रहेंगे तो वजीर आजम नहीं रह सकते। वजीर आजम नहीं रह सकते तो जो है निगरान सेटअप आएगा, कौन आएगा? फिर दूसरा आएगा उनकी तरफ से, वो भी उसका भी तरीक़ाकार है, उसको उसके लिए भी कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। ये चीजें अगर मिल बैठ जाते हैं, और ये जो 7 और 8 के जो है दरखास्त चल रही है, रिकॉर्ड पे भी आ रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं दूर करते हैं। तो लेकिन मैं फिर जहांगीर साहब ये जरा इस हवाले से भी जरा रहनुमाई कीजिएगा, जहांगीर साहब इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो अभी हम रवैया देख रहे हैं दोनों तरफ से, कहीं से भी लफ्जी गोलाबारी में तो कमी हो नहीं रही। लेकिन अगर मैं हुकूमत की तरफ की बात करूं, हुकूमत और हुकूमत की वज़रा की जानिब से जिस अंदाज में गुफ्तगू की जा रही है, खास तौर पे पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो फैसला है उस सब के बाद से, तो एक मिजाज में तब्दीली तो नजर आ रही है। और आज की जो बेंच को मुस्तरद करने वाली बात कही गई, मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, वो भी सीनियर कानूनदान है और ताल्लुक तरीके इंसाफ से भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत का इस तरीके से बेंच को मुस्तरद करना किसी भी तौर पर ठीक नहीं, और कोई भी हुकूमत इस तरह से किसी अदालती बेंच को मुस्तरद नहीं कर सकती। माजी में क्या कुछ होता रहा, माजी में भी इस तरह से मुस्तरद किया गया, और अगर मुस्तरद किया गया तो फिर क्या लाया अमल इख्तियार किया है? भाई, जब आपको उम्मीदें बन जाती है ना किसी से, इससे उम्मीद उससे उम्मीद, तो ये उम्मीद ही कुछ शिकस्त होती है। कि मसला ये है कि हम उसके मैार पे नहीं उतरे, वो हमारे मैार पे नहीं उतरा। हमेशा भरोसे पे शिकस्त होती है ना, भरोसा जहाँ होता है वही इंसान मार खाता है। तो ये चीजें हैं कि आगे की आंखें खुली रहनी चाहिए कि कौमी मुफाद क्या है। ये जो चौधरी, जो हमारे फवाद चौधरी है, इनकी इस वक्त की जरूरत है तो बड़ी नफीस गुफ्तगू करे। और वही वक्त की लिए तो इन्होंने तो उड़ा के रख दिया था पिछले। कौन सी चीज जो है, वो कौन सी रिवायत थी, कौन सी जो वैल्यूज थी जिसको जो उन्होंने अमल करने की कोशिश की थी। अब ये जरूरत है, पहले वो मीठी मीठी बातें करने लगे थे हुकूमत वाले, अब वो कंपार्टमेंट करते हैं और ये बड़ी शुरफा में शामिल है। मसला है नियतों का खेल है, ये अंदर की नियत का खेल है। ऊपर पे न जाए कि कौन क्या कर रहा है, ड्रामेटिक सूरत हाल है, ड्रामे में तो ड्रामा ही होगा ना, उसमें तो कहानी चलेगी ना। अच्छा, हर की तरफ ये बताएं कि ये इधर चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट से नजर आ रही है कोई नई चीज, कोई ऐसी रिकॉन्स्टिट्यूट जोड़ने की, इस बहरान को खत्म करने की कोशिश की, ना जो है सरकार की तरफ से आ रही है, ना पार्लियामेंट की तरफ से आ रही है। वो इसको गंदा करें, इसको गंदा करें। अभी तो ये है कि इमरजेंसी का भी इम्कान है, वो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। उसमें तो खूब सल्व हो जाते हैं अवाम जो ना मैंडेट और लोगों का स्पीच ऑफ फ्रीडम, राइट्स बहुत सारे सल्व हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कोर्ट्स के राइट भी सल्व कर लिए जाते हैं। इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कैसे हटाएंगे? और इससे बढ़कर भी है, इससे ऐसे मौकों से एक नई चीज उभर के आई है कि मार्शल लॉ कर जाता है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो भाई कौन किसके, आप सिर्फ ये देखते हैं कि देखें हमने तो अवाम की तरफ जाना चाहते हैं, हम असेंबलियों में भी आना चाहते हैं। आपके इमरान खान की पार्टी के पूरे रिकॉर्ड में है ही नहीं कि उन्होंने ऐवानों की सैंक्टिटी का खतरा वो इजहार किया हो, सबूत दिया हो।
यहाँ ये अब ये सबूत नहीं दे रहे कि भाई सर वो कौन बातें है। तो सही है सर, ये सर जहांगीर साहब वो बात तो सारी सही है, लेकिन आपके इमरान खान कहाँ से आ गया? मतलब वो तो मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं। आपके से मुराद भाई इज्तिमाई सोच की बात कर रहा हूँ, आपसे मुझे लड़ थोड़ी है। आप तो ना, मुझे मालूम है आप नहीं, मैंने कहा वाजे वाजे हो जाना नहीं चाहिए नहीं, ना। आपके मुराद थे। आप मेरा जब कहेंगे तो मेरे क्या, मेरे मुल्क का होगा, मेरे मेरे लोगों का होगा। कहीं कहीं मैं इमरान खान की भी बात कर बिल्कुल रहा सही। हूँ, उसकी मुखालफत भी बात कर रहा हूँ। जर्नलिस्ट को ये हमेशा मैंने शरारतन जी आपको ये बात कह दी। जी मैंने जी जी शरारतन ये जी बात कह दी, लेकिन जाहिर है आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जी इमरजेंसी की जी सिचुएशन हो सकती है, और फिर जिन हुकूक की बात आज हम कर रहे हैं शायद उनकी बात भी करना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक और बड़ा अहम फैक्टर है जो इस वक्त सर उठा रहा है, वो है वकला की जानिब से। इस वक्त मुल्क भर में जो वकला बरादरी है इस हवाले से इंगेज होती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं सीनियर कानूनदान, सीनियर लॉयर यकजा हो रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे यकजा हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके हवाले से जो हुकूमती आ रहा है उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इज्तिमा भी हो रहा है, एक फोरम पे इकट्ठा भी हो रहे हैं, और फिर मुश्तरका तौर पर वकला की जानिब से कोई लाएमल तरतीब पाया जाएगा, और फिर उसमें एहतजाज और एक और वकला तहरीक की भी बात हो रही है। आपको लगता है कि ये अगर कुछ हुआ या होने के इम्कान हैं पहले तो? जी देखें, आपने ये जो कहा तफसील से आपने सवाल उठाया है, आप तफसीली जवाब दिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि टाइम का भी ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान सुप्रीम बार काउंसिल जो है वो हुकूमत के साथ है, वही कहती है कि ये जो है बेंच जो है वो ब्रॉडर नहीं, लार्जर नहीं, बल्कि फुल बेंच होना चाहिए, ये एक है। और सारे तीनों चार सूबों की जो है बार काउंसिल लीग है। इसका मतलब ये, और ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये हमारे तो हम हमारी हिमायत में ये एक वकला तहरीक चल जाएगी। वकला तहरीक तो जो है कुछ और कह रही है, जब उनके बाद ऐसे कह रहे हैं, उनके साथी ऐसे कह रहे हैं कि हिमायत ऐसे। तो इस तरह आप वहाँ पे स्प्लिट डालना है। अगर आप वो कहीं उनको बताएं कि बात करें बार काउंसिल्स की, ये हड़ताल है, उन्होंने अनाउंस किया है कि आज जो हड़ताल कर लेंगे। जब वो हड़ताल कर ले जाएंगे तो हड़ताल तो खुद एक फैसला होता है कि वो किसी चीज को, किसी हकीकत को मुस्तरद कर रहे हैं। वो मफरूजा भी हो सकता है, हकीकत नहीं तो मफरूजा भी हो सकता है किसी को। वो मुस्तरद तो कर रही है ना कोर्ट, क्योंकि जो है वो बार काउंसिल्स मुस्तरद कर रही है। एक बार काउंसिल जो है पूरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और ये इसी में तो जजेस प्रोड्यूस होते हैं, यहीं से तो बॉर्न होते हैं, यही तो आगे सही। बढ़ते हैं, आप यही तो फैसले करते हैं। और ये आप इनकी पूरी नर्सरी जो जहाँ से ये अगर वो आपकी हिमायत में नहीं तो आपको सोचना चाहिए। और जो काउंसिल के अलावा ये जो जजेस होते हैं वो बड़ा एहतराम करते हैं, दुनिया भर में बार काउंसिल्स का बड़ा एहतराम होता है कि कहीं ना कोई हल तो निकले। रोज आ रहे हैं लेकिन जानी साहब कोई आपको भाई ऐसे किसी ऐसी सूरत हाल में हल क्या नजर आ रहा है? पॉलिटिशियंस दो हिस्सों में तकसीम है, हमेशा से उनकी तकसीम वाजह रही है। एक हाल लेकिन लेकिन जब लेकिन वकला इस बार तकसीम में एक वकला का बड़ा सेगमेंट है जो तहरीक इंसाफ को या तो सपोर्ट करता है या तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हक में खड़ा है। मैं इसमें सीनियर कानूनदान इर्तिज़ा अहसन साहब की बात करें, लतीफ खोसा साहब की बात करें जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे, वो एक अलग साइड पे नजर आते हैं। उनके साथ एक बड़ा वकला का एक ग्रुप है जो उनके साथ शामिल नजर आता है। फिर दूसरी जानिब हम देखें कि अदालत में भी एक स्प्लिट है। तो सर ये जो तीन अहम पिलर हैं, और चौथा पिलर अगर मैं कहूँ कि स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट भी आज स्प्लिट नजर आती है। स्टैब्लिशमेंट में कहा यह जा रहा है कि स्टैब्लिशमेंट का एक जड़ा है जो कि साबिक आर्मी चीफ के हवाले से काफी ज्यादा तहफुजात रखता है, तो दूसरा उनके हक में खड़ा है, आज भी उनके लिए काम कर रहा है, उनकी गाइडेंस के ऊपर काम हो रहा है। तो सर ये क्या होगा, इसमें क्या राय क्या निकलती है, ऑप्शंस क्या बच जाते हैं? देखें, कानून कुदरत ये है कि जब बुराई खराबी हद से गुजर जाए, हद से गुजर जाए, तो बीच के अंदर से कोई भलाई का पहलू जरूर निकलता है। अब हम इंतहा को पहुंचते हैं, हमारा हर इदारा डिस्प्यूट है, हर इदारा जो है बटा हुआ है। अब आपके देखें इसकी पुलिस, उसकी पुलिस, इस सूबे की पुलिस, उसके खिलाफ जो है एस्टेब्लिशमेंट की इस बारे में इतनी कहानियां चली, और चले उसको एस्टेब्लिशमेंट को छोड़े हम, तो अदालत में है, वो हुकूमतों में कितनी वो आया हुआ है, बिखराव आया हुआ है। और कहीं के कुछ, कहीं की क्या हुकूमत है, कहीं उनका क्या हुकूमत है।
ये जो खराब हो गया ना, माहौल जो खराब हो गया, तो बेचने की जो कहते हैं ना, जो डिस्गाइज से जो है ब्लेसिंग निकलती है, जब बुरी हालत हो जाती है तो इससे ब्लेसिंग बेहतरीन के आसार आते हैं। यही एक फार्मूला है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। बजाय तो कोई दलाल से और जो चीजों से ये तो प्रूवन नहीं है कि ये जो कोई भलाई का काम हो रहा है और कोई नतीजा निकल आए, लेकिन कब तक ये आसार जो है इन लोगों के लेकिन जावेद साहब एक चीज ऐड करना है। चाहूंगा, आपकी इजाजत से एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कहा ये भी जा रहा है, तासुर ये भी है कि कहीं ना कहीं माजी में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को इस बात की यकीन दहानी दिलाई गई थी कि उनकी हुकूमत को किसी किस्म का खतरा नहीं होगा, उनको एक्सटेंड करने की भी इजाजत दी जाएगी। और ये इशारे आज भी मिल रहे हैं कि हुकूमत आम इंतखाबात जो कि अक्टूबर में ड्यू हैं, हुकूमत शायद उनसे उनको ना कराने के बारे में सोच रही है और कहीं ना कहीं 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड करने के बारे में सोच रही है। अगर तो इस तरह की यकीन दहानी दिलाई गई है तो आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त फैसला होगा या एक दुरुस्त इकदाम होगा? हाइपोथेटिकल, बिल्कुल मफरूजा है ये, सही ना, हाइपोथेटिकल है ना, ये भाई यूं है और किसी ने गारंटी दी है, या तो खुल के बता सके जो भी जो कह रहा है कि ऊपर से पर्दा कुछ कह रहा है कि किसने गारंटी दी है, या उसकी कोई कानूनी हैसियत है, या वो जिस तरह के बैसाखियां बनने की वजह से किसी न किसी को वो हिमायत हो रही हो और किसी की बैसाखियां खींची जा रही हो, ये एक अलग बात है। इसकी क्या हैसियत है? कानून जो होता है, आइन होता है, उसके इदारे होते हैं, उनकी सर रवैये तो इस बात की तर्जुमानी करते हैं ना जहांगीर साहब, रवैये तो तर्जुमानी करते हैं। आज हुकूमती रवैया कहीं ना कहीं इस बात की अक्कासी तो कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की यकीन दहानी है कि शायद जो वो तरामीम कर रहे हैं, जो वो हम देखें कि जो इलेक्शंस के हवाले से जो उनका रवैया है वो तो खुद मुंह बोलता सबूत है इस हवाले। 2-4 दिन और दे दीजिए मुनीर साहब, 2-4 दिन आप ये कह रहे हैं ना कि इनको कहीं जो चीजें सिम्टम्स नजर आ रही हैं, कुछ अलामात जाहिर हो रही हैं कि इनको किसी ने कोई बैसाखी दे रखी है हुकूमत को, जिसके सहारे ये इतने कॉन्फिडेंटली ललकार रहे हैं जजिस को, अदालतों को, और वो फैसला उसका मानने को तैयार नहीं, यही आप कहना चाह रहे हैं। तो उसको आप ये देख दीजिए कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है था, जाहिर है कि ये प्रोसीजर जो है इसको जो क्लिप करना चाहते हैं, तो जजिस को क्लिप करने का एक तरीका है कि वो कानून लेके आ गए और जो है तो अभी जो फैसला आएगा तो मालूम हो जाएगा। एक चीज हम आपने आपका बड़ा गहरा मुशाहिदा है और तारीख की भी आपको बड़ी गहरी नजर है। हमने ये अक्सर देखा है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ भी जब कोई जमात बरसर इक़्तिदार होती है ना, तो उसके पास भी इस तरह के फैसले करने के लिए कुव्वत नहीं होती। माजी में इस तरह की बहुत सी हुकूमतें रही जिनके पास अक्सरियत थी या कोई एक आध इत्तेहादी के साथ उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई। ये हुकूमत 12 जमातों के ऊपर मुश्तमिल है और कोई ऐसी चीज तो है ना जो इस तमाम तर मुश्किल वक्त में भी इनको जोड़े रहे और इतने मुश्किल फैसले करने के लिए उनको आमादा किए हुए कि वो जो तारीख में कभी ना हुआ वो अब हो रहा है। भाई ऐसी बात को तो आप एक बाटी लगा सकते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं एक बात के साथ ही बात कर रहा हूँ। चले, अगर ऐसा है जो आप बात कर रहे हैं और चीजें नजर आ रही हैं, आपको भी आ रही है, हमें भी नजर आ रही है, कुछ और भी जो है तो 70 निगार और पर मैं गलत तो नहीं हूँ जहांगीर साहब के 12 जमातों का इत्तेहाद फिर बदकिस्मती है। लेकिन ये लोग इस फायदा ये था कि इससे निकल जाते हैं और अपने पांव पर खड़े होकर सियासत करते हैं। या ये होता है वो रो रहे होते हैं, इमरान खान वाले रो रहे होते हैं कि भाई वो कहाँ चले गए हमारी बैसाखियां, अब और ये कह रहे हमें बैसाखियां जो है मिलनी चाहिए जो इनके पास है। अरे भाई यही इसी से तो निकलने का मौका था, यही तो वो पिन पॉइंटेड टाइम था, वो टर्निंग लेकिन जहांगीर साहब, लेकिन इससे फायदा नहीं कीजिएगा जहांगीर साहब, मेरी रहनुमाई कीजिएगा। मैं इस हवाले से जो अगर सोच रहा हूँ या मेरा एक मुशाहिदा है कि ये 12 जमातों का एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये वो जमातें हैं जिसमें अक्सरियत एक दूसरे के खिलाफ साल साल आमने सामने खड़ी हुई हैं, उनका एक इत्तेहाद है। और इतने मुश्किल वक्त में भी इत्तेहाद अगर कायम है तो कहीं ना कोई वजह तो जरूर है ना, कोई तो है, कोई तो बात पता रही है। देखिए फितरी इत्तेहाद भी ठीक है, गैर फितरी इत्तेहाद है और इस पर बहुत बड़ा खुलूक है और जनाब बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान साहब बदलने के लिए थोड़ी सी इधर की भी मिसाल दें, ठीक है ना। यहाँ कितने पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं, जो सेकंड जो है इन कमांड है ना, वो भी पीपल्स पार्टी
फवाद चौधरी भी जो है इधर से निकल के आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, 6 लोग जो बिल्कुल बहुत बुनियादी है। परवेज खटक को आप ले लें, वो कहाँ से आए? वो भी तो कहीं ये इंसान एक दिन में तो सोच नहीं बदलती ना उसकी, इतना इंकलाबी तो नहीं हो जाता। तो आप जो है इनके साथ भी जो है बानमती है और उधर भी बानमती बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये चीजें तो नजर आता है ना। ये कोई उसूल की सियासत होती है तो आप ये देखते हैं कि जो जिन्होंने उधर अगर नाम पैदा नहीं किया, नाम खराब किया, तो इधर कैसे नाम रोशन कर सकते हैं? वो इंसान की नेचर होती है, कैन नॉट बी चेंज, वो नहीं बदलती। ठीक है जानी साहब, ये पॉइंट आ गया, लेकिन मैं चाहूंगा प्रोग्राम को भी अपने आखिरी से लम्हात में एक फैसला हुकूमत की जाने से करना था कि हुकूमत को फंड का इजरा करना था। पंजाब इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये बड़ा अहम मसला था कि इलेक्शन कमीशन के पास एक डेडलाइन थी 11 तारीख की, कि 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन को जो फंड है पंजाब के हवाले से उनके बारे में कंप्लीट तफसीलात देनी थी, सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना था। लेकिन हुकूमत ने वो फंड का इजरा नहीं किया। हुकूमत इस हवाले से जो अपने इकदाम कर रही है, पार्लियामेंट को जो भेज के उन्होंने जो फैसला किया, क्या वो एक दुरुस्त फैसला था? और हुकूमत इस हवाले से आपको किस ट्रैक में नजर आ रही है? देखिए, जितनी जो है ऐवान में कार्रवाई हुई है ना, तो सब सेरेमोनियल है। वो जो है ना, जो करारदादे पास कर लेना, करारदाद तो आप किसी के भी वो बात कर सकते हैं। तो आप ये समझ लेंगे इससे कोई प्रेशर पड़ेगा? अभी ये लोग ये 4 खड़े हो जाए, करारदाद पास करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। इनका तरीका जिससे ये होना चाहिए कि अगर ऐसा आया है कि इन्होंने ब्रीच किया है, कानून ब्रीच किया है, तो वो भी जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रही है अभी सुप्रीम कोर्ट। तो कहती 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, वही कुछ काम कर लो, कुछ जो है वो अभी भी जमा करा दो, ये है उसको राह भी दिखा रही है। उससे ये बात बनेगी कि अगर फैसला आता है तो बोलेंगे हमने तो आपको सॉफ्ट कॉर्नर दिए, मौके दिए, आपको फायदा नहीं था। लेकिन ये जो इस तरह के जो चैलेंज हो गए ना, ये बहुत बड़ा बहरान लाने का चैलेंज है। ये आपने सुप्रीम कोर्ट को ललकारा है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी पास ये पावर मौजूद है कि वो वजीर आजम को घर भेज सकती है। ये जो है ये मोहर लगा लें, ये उसके पास ताकत है। आप उसको चैलेंज करते रहें, बहाल करवाते रहें, बहुत बड़ी हो जाए, उससे आप टाइम गेन कर लें, आप अक्टूबर से भी ज्यादा आगे बढ़ जाए। ये टैक्टिक्स के तौर पर। तो जानी साहब, मेरा सवाल यही है, मुझे पिछले 1 मिनट में बता दें, क्या हुकूमत ने जो काम किया है तो हुकूमत ने क्या सोच के किया है? जब हुकूमत जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात है, तो फिर हुकूमत ने इकदाम आखिर क्या किया? मैं आखिरी पत्ते के तौर पर उसने कहा है कि ये देखिए कि इसमें अगर चीजें फंस गई हैं तो फिर अक्टूबर के उससे आगे भी जाएगा। एक टैक्टिक्स के तौर पर किया है कि भाई इसको रोका जाए, क्योंकि ये इनसे बर्दाश्त नहीं है कि इलेक्शन अगर आएंगे तो इनकी अभी तो बजट इनको आना है, उसमें भी स्लैश आउट होंगे और तो लोग कूड़े मार रहे होंगे इनको दोबारा कि भाई आपने ये हमें बजट दिया, इतनी महंगाई के बावजूद भी जो है आप हम पर रहम नहीं पाए। ये जो है इनका कैपिटल है जो पॉलिटिकल। क्विकली मुझे बता दें, ये जो हुकूमत का इकदाम है पार्लियामेंट में ले जाने वाला, और पार्लियामेंट से फिर वो एक ये कह के कि बजट एलोकेट नहीं था पहले से तो इसको नहीं एडजस्ट किया जा सकता, क्या ये जो प्ली है हुकूमत के फेवर में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई सख्त इक़दाम देने पड़ेंगे? बिल्कुल हंगामा सिचुएशन है, लेकिन ये हुकूमत के फेवर में जाती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने जिस तरह के जो स्टेप्स लिए हैं वो कॉन्क्रीट स्टेप नहीं है, सॉलिड स्टेप्स नहीं है, जिसके जो तौजियात पेश की गई वो इतनी कोई मुस्तहकम नहीं है ना, जो तौजियात पेश की गई कोई ऐसी बुनियाद, मजबूत बुनियाद पर नहीं खड़े गए लोग। परेशान कुन बात है। सही हो गया जहांगीर साहब, आपका मौका आ गया, और यकीन तौर पर बड़ा अहम मसला है कि एक जानिब हुकूमत पंजाब में इलेक्शन कराना नहीं चाह रही, दूसरी जानिब हुकूमत के जो मामलात हैं वो अदालत के एतबार से कोई ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। हुकूमत की जानिब से एक और फैसला किया गया अदालती इस्लाहात का, वो भी चैलेंज हुआ, और आज इस हवाले से 8 अपनी बेंच तश्कील दे दिया गया। हुकूमत ने इस बेंच की तश्कील को मुस्तरद कर दिया और एक फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा किया, और यहां तक ये भी बात की जा रही है कि जो पार्लियामेंट का जो इख्तियार है क्या उसको भी चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, ये भी बहस की जा रही है। उम्मीद करते हैं इस हवाले से जल्द कोई क्लैरिटी आएगी, और जो पाकिस्तान में उमूमी तौर पे पंजाब और केपी के और उमूमी तौर पे पूरे पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन के हवाले से जो एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ, उस सवालिया निशान से बाहर आने में हमें कोई ना कोई
जरूर मौका मिल सकेगा और जल्द इस हवाले से कोई फैसला साजी की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जहांगीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।